हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर मीनूज एजुकेशन एज। और इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस। पार्ट फर्स्ट है ये, और इस पार्ट में हम जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं उनको समझेंगे। और जैसे नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। एक्चुअली किसी भी टॉपिक को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर ये सब्जेक्ट है क्यों, है क्या, इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये कहाँ काम आता है, मीन्स इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आगे जाके हमें इसकी रिलेवेंस क्या दिखेगी, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। तो जब इन सारी चीज़ों को हम पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं तो एक इंसाइट डेवलप हो जाती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, और आसान हो जाता है आगे जैसे जैसे हम एडवांस स्टेज में बढ़ते हैं उस सब्जेक्ट में, तो उन चीज़ों को समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि एक इंसाइट है हमारे अंदर। आगे जाके हमें पता चलेगा कि हम जो भी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। कॉस्ट रिडक्शन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है इसकी। और क्योंकि देखो, कोई भी कंसर्न हो, छोटा कंसर्न है, बिजनेस कंसर्न या बड़ा है, या कोई भी बिजनेस है, सभी के सब अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव सब प्रॉफिटेबिलिटी। और वैसे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट कॉस्ट रिडक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल माना जाता है कंपनीज के लिए, क्योंकि सबसे मेन वही है। आप अपनी कॉस्ट जितना कम कर लेंगे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे एक ओवरव्यू होगा हमारा, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे कि है क्या ये। फिर कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। एक्चुअली ये तीन जो हमारी टर्म है, ये तीनों थोड़ी सी इंटर रिलेटेड हो जाती हैं, इंटरचेंजेबल हम इनको यूज़ करते हैं टर्म्स को, तो इनको भी देखेंगे आखिर इनमें क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग इन इंडिया। इंडिया में कॉस्ट अकाउंटिंग कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, और आज क्या क्या इसकी रेगुलेशंस हैं, कहाँ ये इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो गवर्न करता है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग को। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग नेचर, स्कोप, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस। मीन्स डिटेल में कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ेंगे, स्पेशली इसी के रिगार्डिंग सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर अब हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, अब कॉस्ट अकाउंटिंग हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इन सब को पढ़ने के बाद हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में आखिर डिफरेंस क्या है, क्या कमियां थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जिसकी वजह से हमें कॉस्ट अकाउंटिंग पे आए, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी। और फिर मेथड्स हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के, टेक्निक्स क्या क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग की। क्लियर। नाउ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, देखो सबसे पहले जो आता है हमारा, 11th में पढ़ चुके हैं, 12th में पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसका मेन मोटिव क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स, टू नो द प्रॉफिट और टू नो द पोजीशन। अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या करते हैं हम, देखो जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं वेरियस लेजर्स में, फिर फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमें क्या पता चल जाता है, प्रॉफिट का पता चल जाता है कंसर्न का। उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, तो एक पर्टिकुलर डेट पे हमें पोजीशन पता चल जाती है कि हमारे कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो वहाँ से अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट की बात करें तो हमें कॉस्ट के बारे में कोई बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं मिलती, लेकिन मैनेजमेंट को कॉस्ट से बहुत ज़्यादा लेना देना है, क्योंकि अगर वो कॉस्ट पे काम नहीं करेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। और इसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, कॉस्ट अकाउंटिंग की। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का निर्धारण करना, एसरटेन करना कितनी कॉस्ट आई है, देन रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट के लिए काम करना। मीन्स कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, पहले हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी कॉस्ट कितनी है, क्या हमारे स्टैंडर्ड्स थे, क्यों हमारे, क्या हम कम भी कर सकते हैं। जब हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कॉस्ट कितनी कम हो सकती है, कितनी बढ़ सकती है। ठीक है, अब कॉस्ट अकाउंटिंग कर ली, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर ली, अब बात आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग से जो भी आउटपुट मिलता है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ करता है मैनेजमेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। तो आगे फर्दर जो हमारी हायर क्लासेस होंगी उसमें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, और उसमें बहुत सारे अलग से टॉपिक्स होंगे। अब तीन जो
कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, बताए थे अभी आपको, कोस्टिंग, कोस्ट अकाउंटिंग और कोस्ट अकाउंटेंसी। अब इनको देख लेते हैं कि इनमें क्या फंडामेंटल डिफरेंस क्या है इनमें। फर्स्ट है हमारा कोस्टिंग। अकॉर्डिंग टू सीमा लंदन, दिस इज चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये है हमारा, इट इज इन लंदन। तो ये कहता है कि कोस्टिंग एक टेक्निक है, प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कोस्ट। सिंपल, क्या कर रहे हैं हम, कोस्ट को निर्धारण कर रहे हैं, कोस्ट एसरटेन कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं कि हमारी कोस्ट क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, इट इंक्लूड कलेक्शन ऑफ कोस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट, ये हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ कोस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट, और ये हमारा एलोकेशन या अपॉर्शनमेंट ऑफ द कोस्ट टू द कोस्ट सेंटर। कोस्ट सेंटर क्या है, देखो आपने पढ़ा होगा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिसमें हम तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाते हैं, प्रॉफिट, एक्सपेंसेस और कोस्ट के। तो उसमें हम सारी कोस्ट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, कोस्ट के रिडक्शन की या सारी कोस्ट के कलेक्शन की। तो वहाँ से क्या हो सकता है कि बिजनेस को एक फिक्स हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ लोगों पे एक सेंटर बना दिया जाता है कि कोस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपके हाथ में है। अगर कोस्ट बढ़ती हैं या वेस्टेज होती है, वो सारी चीज़ें आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। और एब्जॉर्प्शन ऑफ कोस्ट टू द कोस्ट सेंटर, तो कोस्टिंग में हम ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं कोस्ट अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग सीधा सीधा क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, इंटरप्रेटिंग, सब हमारा है कोस्टिंग में, अकाउंटिंग में आता है। तो अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटिंग क्या है हमारा, दिस इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट। पहले हमें क्या करना है, बजट एस्टेब्लिश करना है। देन वी हैव टू सेट द स्टैंडर्ड कोस्ट, कितनी कोस्ट आनी चाहिए, और देन वी हैव टू मेजर। अब एक्चुअल कोस्ट, जो हमारी एक्चुअल कोस्ट अराइज हुई है उनको नापना, उनको मेजर करना। तीन चीज़ें हैं, बजट बनाना, स्टैंडर्ड कोस्ट को सेट करना और एक्चुअल कोस्ट को मेजर करना। अब ये चीज़ें किसी के भी रिगार्डिंग हो सकती हैं, ऑपरेशंस के रिगार्डिंग भी हो सकती हैं, ऑपरेशन मीन्स सर्विसेज के रिगार्डिंग भी हो सकती हैं, प्रोसेस के रिगार्डिंग भी हो सकती है, हम एक पर्टिकुलर प्रोसेस का भी कोस्ट निकाल सकते हैं, एक्टिविटीज़ की कोस्ट निकाल सकते हैं, या प्रोडक्ट की कोस्ट निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम खाली प्रोडक्ट की ही कोस्ट निकालते हैं, हम जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करें तो सर्विस की भी कोस्ट हमें निकालनी पड़ेगी, तो बाकी सारी चीज़ों की कोस्ट निकालते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा वेरिएंस कितना है। सपोज करो मैंने एक प्रोडक्ट की, मेरे को पेन बनाना था, पेन की कॉस्ट आई मेरी 8 रुपीज़, और मैंने जो स्टैंडर्ड रखा था, सेट किया था, वो था 6 रुपये, 6 रुपीज़। तो 2 रुपये का डिफरेंस आया मेरा कॉस्ट में। अब वो वेरिएंस मेरा क्यों आया, ठीक है, वेरिएंस ज़्यादा भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या था, मेरा कॉस्ट जो थी, एक्चुअल कॉस्ट वो ज़्यादा आई, तो वो क्यों आई, कॉज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है वो भी कहाँ से आएगा, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग से आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें पता चल जाता है कि कारण क्या हुआ, जो भी फिनोमिना हुआ है उसका कारण क्या है, तो वो भी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी और द सोशल यूज ऑफ फंड मीन्स, अब ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं, टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी, या अपने फंड्स को किस तरह से हमें यूज करना है। अब ये जो हमारी डेफिनेशन है, इससे पहले भी इसने डेफिनेशन दी है इस इंस्टीट्यूट ने, बट ये हमारी लेटेस्ट जो चेंजेस को देखते हुए नई डेफिनेशन इन्होंने निकाली है कॉस्ट अकाउंटिंग की। नेक्स्ट है हमारी कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी की बात करें तो फिर से वही डेफिनेशन, एक्चुअली ये जो इंस्टीट्यूट है इसकी डेफिनेशन सारी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है, तो हम जनरली इन्हीं डेफिनेशंस को यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ कोस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, अभी हमने क्या पढ़ा, कोस्टिंग पढ़ा, ठीक है। नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कोस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को यूज़ करके, उनके प्रिंसिपल्स, मेथड्स और टेक्निक को यूज़ करके हम कॉस्ट कंट्रोल करते हैं या कॉस्ट एसरटेन करते हैं फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। समझ में आया, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, इट इज एन आर्ट है एक, कोस्टिंग को प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को यूज करके जब हम कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, कॉस्ट का निर्धारण करते हैं, सेट करते हैं, सेलिंग प्राइस को फिक्स करते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, ताकि हम मैनेजमेंट को उस डेटा को दिखा सकें और मैनेजमेंट कुछ
अच्छे डिसीजन ले सके, दैट इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। नाउ कॉस्ट अकाउंटेंसी इंडिया, भारत में इसका कब से स्टार्ट हुआ? इन 1944 इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ICWA एस्टेब्लिश हुआ था। और किस फॉर्म में हुआ था? इट वाज एस्टेब्लिश इन फॉर्म ऑफ लिमिटेड गारंटी कंपनी अंडर द ब्रिटिशर्स। अब इसका जो मेन काम था वो था एग्जामिनेशंस कराना और सर्टिफिकेट इशू करना। किसको? कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट को। मीन जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी तो क्या चाहिए था? अपनी कॉस्ट कम करनी थी, कॉस्ट रिड्यूस करनी थी, क्योंकि यहाँ से उनको सामान वहाँ ले जाना था, तो यहाँ ऑलरेडी उनकी कॉस्ट कम आ रही थी, लेबर बहुत सस्ती थी, वो और भी ज़्यादा कॉस्ट कम करना चाहते थे। क्लियर? तो उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया फॉर मैनेजिंग एग्जामिनेशन और इशूइंग सर्टिफिकेट। वैसे भी उनकी जो पूरी एजुकेशन थी वो इसीलिए थी कि वो ऐसे लोग तैयार कर सके, ब्रिटिशर्स ऐसे लोग तैयार कर सके जो खाली देखने में इंडियंस हों लेकिन सोच में वो कैसे हों, ब्रिटिशर्स हों और ब्रिटिशर्स के लिए काम करें। नाउ आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1959 कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट वाज पास्ड। इंडिया में देखो ये, क्योंकि कॉस्ट को रिड्यूस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ब्रिटिशर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, लेकिन जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए हमारे लिए भी उतना ही ज़रूरी था, क्योंकि जो भी चीज़ें हम बना रहे थे उसको बाहर के मार्केट में compete करना या अपने ही प्रोडक्ट को, स्वदेशी प्रोडक्ट को लोगों को सेल करना, क्योंकि अब तक ब्रिटिश मार्केट बहुत सारी चीज़ों में जैसे टेक्सटाइल वगैरह में कैप्चर कर चुका था। वहाँ के जो कपड़े थे, फैब्रिक था, वो सस्ता था और यहाँ जो हैंडलूम वगैरह था वो महंगा था। तो इंडिया को भी बहुत ज़रूरत थी ऐसे लोग तैयार करने की जो कॉस्ट कंट्रोलिंग में साथ दे। तो उन्होंने भी क्या किया, एक एक्ट पास की, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट ऑफ इंडिया, और इस एक्ट के अंदर ही एक इंस्टीट्यूट, इंडियन कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ICWAI, इसको एस्टेब्लिश किया गया एंड दैट वाज एस्टेब्लिश एज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? देखो जैसे लिमिटेड गारंटी कंपनी थी तो ये बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर चलती थी। अब ये है हमारा ICWAI एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, मीन्स इसको अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में, अपना सिलेबस को चेंज करने में या फी स्ट्रक्चर को चेंज करने में या बहुत सारी फाइनेंस के मैटर में या बहुत सारी और चीज़ों के बारे में इसको ऑटोनॉमी थी अपने डिसीजंस लेने की। ऐसा नहीं था इसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी फर्दर अथॉरिटी से डिसीजन मीन्स ऑर्डर्स लेने पड़े या उनसे कहना पड़े कि हमें ये चेंज करना है, तो उनकी परमिशन लेनी पड़े इन एग्जैक्ट वे। ठीक है, तो ये थी, इनको ऑटोनॉमी मिली हुई थी इस इंस्टीट्यूट को। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर दिस इंस्टीट्यूट वाज आल्सो टू प्रोड्यूस क्वालिफाइड कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? हेड ऑफिस था हमारा ICWAI का कोलकाता में। इन 2013 इस इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI रखा गया, और जो इसके मेंबर्स थे, जो भी इससे पास आउट होते थे, उनको कहा जाता था CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। नाउ अब जो है प्रेजेंट जो सिचुएशन है दैट इज CMA। जो भी ICAI से पढ़ते हैं वो क्या बनते हैं? CMA, मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब हम थोड़ा सा कॉस्ट अकाउंटिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे नेचर हुआ, स्कोप, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी चीज़ को, पहले हम अगर नेचर देखना चाहें, बात करें मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, लेकिन अगर हम कुछ और भी देखना चाहें तो जनरली हम नेचर में उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम ये देखते हैं क्या ये साइंटिफिक नेचर का है या फिर ये एक आर्ट है। ठीक है, तो साइंटिफिक, फॉर अ साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंस का नेचर का होने के लिए हमारे की चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ को मतलब साइंटिफिक होने के लिए एक सिस्टमेटिक नॉलेज की ज़रूरत होती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है, प्रिंसिपल्स की ज़रूरत होती है, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन की भी ज़रूरत होती है। तो अगर हम यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो क्या कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टमेटिक है? बिल्कुल है, क्योंकि देखो पहले कॉस्टिंग करते हैं, फिर निर्धारण करते हैं, कॉस्ट का कलेक्शन करते हैं, फिर अकाउंटिंग करते हैं, उसके बाद अकाउंटेंसी करते हैं। मीन्स सारी जो प्रोसेस है एक सिस्टमेटिक वे में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हमने ये कर लिया और बाद में हमने वो कर लिया, तो ऐसा नहीं है। तो एक बहुत सिस्टमेटिक वे में चलते, तो हम कह सकते हैं कि हम सिस्टमेटिक हैं, दैट मीन्स वी आर साइंटिफिक। फिर आते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप।
देखो जब भी कोई वेरिएंस आता है, जैसे कोस्ट कंट्रोल की बात अगर हम करें तो कोस्ट कंट्रोल में जब कोस्ट को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फिर हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि वेरिएंस कितना है, फिर वेरिएंस के बाद हम फिर एनालिसिस करते हैं कि अगर हमारा वेरिएंस हुआ है तो क्यों हुआ है, हमारी कॉस्ट बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है। अगर कॉस्ट बढ़ी है दैट मीन्स हो सकता है वेस्टेज बढ़ी हो सकता है कि जो हमारी लेबर है वो इतनी इफिशिएंट ना हो, इतनी इफिशिएंसी से काम ना कर रही हो। अगर हमारी कॉस्ट घटी है तो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि हमने बहुत इफिशिएंटली काम किया है, या एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि हमने जो हमारी कॉस्ट कम करी है हमने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। क्यों, क्वालिटी के साथ भी अगर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो भी तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती है ना। तो हो सकता है कि हमारी कॉस्ट जो कम हुई है वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज के साथ हुई है। तो वही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर स्टडी करते हैं, देन वी कैन से इट इज अ साइंस। फिर बात आती है प्रिंसिपल्स की, तो कुछ प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं, इसमें अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स भी फॉलो किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स भी हम इसमें फॉलो करते हैं, दैट मीन्स इट इज अ साइंस। बट अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटेशन की, तो इसमें जो एक लैब्स में और इस तरह से एक्सपेरिमेंटेशन होता है वो एक्सपेरिमेंटेशन हमारा इसमें नहीं होता है साइंस में। तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग साइंस है बट इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस और इट इज नॉट एन प्योर साइंस। एक अप्लाइड साइंस है, एक तरह से हम एक नॉर्मेटिव साइंस है, एक पॉजिटिव साइंस नहीं है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं है। ओके, अब दूसरा आता है हम आर्ट पे। आर्ट को जनरली हम किन एट्रीब्यूट से डिफाइन करते हैं, एबिलिटी एंड स्किल, इनोवेशन, क्रिएटिविटी या प्रैक्टिस। अब कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे इनोवेटिव सब्जेक्ट है। क्यों है सबसे इनोवेटिव सब्जेक्ट, भाई कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कैसे करना है, तो नई नई क्रिएटिविटी शो करनी पड़ेगी, नई नई इंफॉर्मेशन लानी पड़ेगी, नई नई तरीके हमें ढूंढने पड़ेंगे अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के। क्लियर, ऐसा तो है नहीं कि एक फर्म ने कर लिया उसकी देख देख हमने भी उसी तरह से कर लिया, भाई अपना भी तो कुछ दोगे। कंपटीटिव मार्केट में आपको कॉस्ट रिड्यूस करनी ही है अगर आपको सरवाइव करना है। इवन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं, आजकल तो सर्वाइवर के लिए भी इतना कंपटीशन है कि आपको सर्वाइव करना तो भी आपको कॉस्ट के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे उसको रिड्यूस करने के लिए। तो क्रिएटिविटी शो करनी है, इनोवेशन देखनी है, प्रैक्टिस लगातार, और ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, लगातार प्रैक्टिस से आएंगी। तो इन चारों एट्रीब्यूट्स को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है। तो कंक्लूजन क्या हुआ हमारा, कॉस्ट अकाउंटिंग इज साइंस एज वेल एज आर्ट, दोनों ही है। हम ये नहीं कह सकते कि प्योर साइंस है या आर्ट है, आर्ट तो है ही है लेकिन ये साइंस भी है। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। स्कोप मतलब फील्ड ऑफ एप्लीकेबिलिटी, कहाँ कितना बड़ा स्कोप है, कितना वाइडर है, क्यों यूज होता है ना। फर्स्ट है कॉस्ट डिटर्मिनेशन या हम कहें एसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग से हम क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट निर्धारित करते हैं, कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, देन कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं, फिर कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी कॉस्ट रिकॉर्ड करी हैं हमने उनको एनालाइज करते हैं, देन वो कहाँ जाती हैं, रिपोर्ट करते हैं उन कॉस्ट को। किसको रिपोर्ट करते हैं, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। क्यों रिपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट को, फॉर द फर्दर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अगर हमने पहले भी कुछ स्लाइड्स पे बताया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो आउटपुट होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग से ड्राइव करते हैं, दैट इज शेयर टू द मैनेजमेंट, दैट इज रिपोर्टेड टू द मैनेजमेंट सो दैट मैनेजमेंट कैन टेक डिसीजंस। अब मैनेजमेंट ने डिसीजन लिए तो क्या करा, मैनेजमेंट ने कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए एफर्ट करेगा, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए एफर्ट करेगा और कॉस्ट ऑडिट के लिए करेगा। एक्चुअली कंपनीज एक्ट 2013 में भी एक आर्टिकल हमारा 148, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्पेशल जो हमारे बिजनेस होते हैं, स्पेशल कंपनीज होती हैं, उनके कॉस्ट ऑडिट के लिए ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, ये देखने के लिए कि उनके जो प्राइजेस हैं या उनकी कॉस्ट है उनमें बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी तो नहीं है, कॉस्ट उनकी कम आ रही है और प्राइस वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट के लिए, कॉस्ट ऑडिट के लिए स्पेशली ऑर्डर कर सकती है अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पे। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले, अब देखो यहाँ से तुम्हें समझना है, ये कोई रटने वाली चीज़ कुछ भी नहीं है। अभी हमने थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हैं तो उसी से हमें सारे तो ऑब्जेक्टिव पता चल जाने चाहिए, सारी इसकी एडवांटेजेस पता चल जानी चाहिए, कुछ कुछ जो लिमिटेशंस है वो पता चले जानी चाहिए। मीन्स
मगिंग अप कोई सॉल्यूशन नहीं है, या रटना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये चीज़ें बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं, और जब समझोगे ना तो आगे भी एक कॉन्सेप्ट जो है आपका उसकी क्लियरिटी होगी और आगे बहुत बेटर कर पाओगे। कोई चीज़ें रटने वाली है नहीं इसमें। जब नोट्स बनाओगे तो सिंपल ये भी बनाओगे, अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग पे जरा एक 200 वर्ड का क्वेश्चन लिख दो तो बहुत आराम से लिख पाओगे, अगर आपने पढ़ लिया उसको, ये समझ लिया है उसको। नाउ फर्स्ट है आपका एसर्टेन कॉस्ट एंड प्रॉफिट। सिंपली ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, करते हैं क्यों है? कॉस्ट को देखने के लिए, कॉस्ट एसर्टेन करने के लिए कितनी कॉस्ट आई है मेरी, कितना प्रॉफिट है मेरा, टू डिटरमाइन। अब कॉस्ट मैंने क्यों एसर्टेन करी है? ताकि मैं अपना सेलिंग प्राइस सेट कर सकूं। मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, अगर मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए तो मैं कॉस्ट में 20% और ऐड कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। थर्ड है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। सिंपल वही बात फिर से आ गई, जो भी मेरा आउटपुट था, जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन निकल के आई, वो किसको मुझे शेयर करनी है, रिपोर्ट करनी है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करनी है। मैनेजमेंट क्या करेगा, कंट्रोल एंड रिड्यूस द कॉस्ट। मैनेजमेंट का काम क्या है फिर, पॉलिसीज बनाना और उसके कंट्रोल, कॉस्ट के कंट्रोल और रिडक्शन में के लिए काम करना। क्यों? टू एंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई अगर मेरी कॉस्ट कम होगी, मुझे पता है, मैनेजमेंट को पता है कि कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो वो क्यों ज़्यादा आ रही है, शायद मैं अपने रिसोर्सेज को, या मेरी फर्म के रिसोर्सेज है, या मेरी कंपनी के रिसोर्सेज हैं, उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ से अब हम क्या करेंगे, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे। प्रोवाइड इफेक्टिव सिस्टम फॉर स्टोर्स। जो भी हमारे स्टोर्स हैं या मटेरियल है, उनके लिए एक इफेक्टिव सिस्टम को हम बना सकते हैं। मेजर द डिग्री ऑफ इफिशियंसी ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट। जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें क्या क्या इफिशियंसी है, कौन सा डिपार्टमेंट बेटर काम कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट कम काम कर रहा है, तो उसी के बेसिस पे उनके लिए हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। देन कम्स द इंटर फर्म कंपैरिजन एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। कॉस्ट का एसरटेन करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हम पहले से बेटर हैं, या हम दिस इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और जब हम ये देखते हैं कि हम दूसरे से बेटर है, देन इट इज इंटर फर्म कंपैरिजन। तो ये क्या है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग जो ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि इंटर फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन में से आराम से कर सकते हैं। देन कम एडवांटेजेस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। अब एडवांटेजेस सिंपल सिंपल सी देखो, सबसे पहले हम प्रोड्यूसर से या मैनेजर को देख लेते हैं कि उसको क्या फ़ायदे होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। देखो, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, ये तो हम पता ही है कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। किस तरह के डिसीजन हो सकते हैं, सपोज करो कि मैं पेन बना रही हूँ, मेरी कंपनी है पेन बनाने की, और पेन बनाने के लिए मैं अभी रिफिल जो है या इंक जो है वो मैं बाहर से मंगाती हूँ या मैं बाय करती हूँ उसको। तो अब मैं ये देखूंगी कि मुझे इंक बनाने के लिए कितनी मेरी और कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, या कितनी मुझे अभी मैं इंक जो मंगा रही हूँ कितनी कॉस्ट में मंगा रही हूँ, या मैं अपनी बनाती हूँ इंक तो मेरे को कितनी कॉस्ट पड़ेगी। अगर मुझे कम कॉस्ट पड़ेगी बनाने की तो मैं क्या करूँगी, इंक भी अपने पास बनाऊंगी ताकि मेरी जो पूरी प्रोसेस है, मेरा पूरा पेन मेरी ही फैक्ट्री में बन जाए। लेकिन अगर मुझे इंक बनाना महंगा पड़ रहा है तो मैं क्या करूँगी, अपना कंटिन्यू रखूँगी और बाहर से इंक मंगाती रहूँगी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से हम क्या कैसे डिसीजन ले सकते हैं, मेक और बाय का डिसीजन ले सकते हैं। देन हम एक्सेप्ट और द रिजेक्ट द ऑर्डर। सपोज करो हमें कोई ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है, कुछ यूनिट्स का ऑर्डर मिल रहा है, तो अब हम ये देखेंगे कि उनको प्रोड्यूस करने में हमारा जो ऑर्डर है उसकी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, क्या हमें वो कॉस्ट जो है फीजेबल है या नहीं है। तो उसके बेसिस पे अगर हमें प्रॉफिटेबल है तो ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं है तो रिजेक्ट कर देंगे। तो किसी भी ऑर्डर को जो भी कंपनी के पास आता है वो उसको ऐसे ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करता है, पहले उसकी कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है और फिर उसकी प्राइस को कंसिडर किया जाता है, उसके बाद वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो। और वो भी किसका काम है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। हेल्प इन फिक्सिंग प्राइस, फिर से हमारा प्राइस फिक्सिंग का काम है, तो मैनेजर को हेल्प मिलती है। फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान, ऑब्वियसली इसके भी हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज जो हो रही है हमारी, जब हम हमारी कॉस्ट ज़्यादा बार बार ज़्यादा आती जा रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो हम ये देखेंगे कि हो सकता है कि हमारी जो वेस्टेज है वही ज़्यादा बढ़ रही हो, उसकी वजह से हमारी मटेरियल वेस्ट हो रहा है, लेबर वेस्ट हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी कॉस्ट बढ़ सकती है। हाईलाइट द कॉज ऑफ वेरिएंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता तो चल गया कि कॉस्ट बढ़ रही है, बट ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कॉस्ट आखिर बढ़ क्यों रही है। क्लियर? तो कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें वो कॉज भी मिल जाता है जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड,
जब कॉस्ट अकाउंटिंग पूरी तरह से हमारे पास एप्लीकेबल है, इंस्टॉल है हमारे सिस्टम में, तो थोड़ी फ्रॉड की गुंजाइशें कम हो जाती हैं। पता है कि मटेरियल कितना है, मटेरियल कितना आना है स्टॉक, तो जो हमारा प्रॉपर स्टोर का मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, तो वहाँ कोई गुंजाइश नहीं होती हमारी फ्रॉड्स की। देन इम्प्रूवमेंट ऑफ इफिशियंसी, ऑब्वियसली जब सारी चीज़ होंगी तो हमारी इफिशियंसी भी बढ़ेगी। एंड फैसिलिटेट कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे बाद में हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करते हैं। स्टैंडर्ड और कंट्रोलिंग का एक सिंपल सा प्रोसेस है, स्टैंडर्ड सेट करना, एक्चुअल को नापना, ये देखना कि हमारा वेरिएंस कितना आया, और वेरिएंस के रीजंस को पता करके, कोज को पता करके दोबारा से फिर से प्लान करना। क्लियर? तो ये एडवांटेजेस हमारे मैनेजर्स के लिए। अब आती है एम्प्लॉयज़ के लिए। एम्प्लॉयज़ के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं? सिंपल सी बात है, अगर हमारी कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो फर्म हो सकता है एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करें, उनकी सैलरी बढ़ जाए, उनका बोनस बढ़ जाए, इंसेंटिव बढ़ जाए, उनको मिलने वाली और सुविधाएं बढ़ सकती हैं, तो दैट इज एडवांटेज ऑफ द एम्प्लॉयज़। इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स को क्या है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, डिविडेंड मिल रहा है उनको ज़्यादा, अभी तक अगर 10 रुपये मिल रहा था, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो उनको 12 रुपये एज ए डिविडेंड मिल रहा है इन्वेस्टर्स को। क्रेडिटर्स को अपनी जो उन्होंने क्रेडिट दिया हुआ है तो उसकी श्योरिटी हो जाती है कि मेरा जो क्रेडिट मैंने दिया हुआ है, फर्म अच्छी है, उसकी क्रेडिटेबिलिटी अच्छी है, तो मेरा जो पैसा गया हुआ है इसमें वो मेरे को टाइम से मिलेगा, और मेरे को टाइम से उसका इंटरेस्ट मिलेगा। एडवांटेजेस टू द कस्टमर, कस्टमर को सबसे ज़्यादा एडवांटेज होती है, क्योंकि प्राइस रिडक्शन की सबसे ज़्यादा एडवांटेज किसको मिलती है, कस्टमर को मिलती है। भाई जो प्रोडक्ट उसको 10 रुपये में मिल रहा था वो प्रोडक्ट अब उसको और कम भी रेट में मिल रहा है, तो कस्टमर को उस तरह से हमारी मिल जाती है, क्वालिटी बेटर हो जाती है। कॉस्ट रिड्यूस कब होगी, जब क्वालिटी बेटर करेंगे, है ना? तो क्वालिटी भी बेटर मिल रही है और कॉस्ट भी कम पड़ रही है, तो कंज्यूमर को वैसे फायदा हो रहा है। गवर्नमेंट को क्यों होता है फायदा? ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ रहा है तो टैक्सेबल इनकम भी तो बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में ज़्यादा इनकम मिल जाएगी। सोसाइटी को फायदा हो रहा है, सोसाइटी को रीजनेबल प्राइस पे अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। और जब इतने सारे लोगों को भाई जो प्रोड्यूसर है उसको फायदा हो रहा है, एम्प्लॉय को फायदा हो रहा है, इन्वेस्टर को फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, तो एज ए होल अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में भी, तो इकोनॉमी को क्या होगी, एडवांटेजेस होगी। इकोनॉमी किससे मिलके बनी होती है, सारे प्रोड्यूसर्स वगैरह से तो बनके बनी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, इन सबसे बन के तो हमारी इकोनॉमी बड़ी है। तो और दूसरी बात, जब हम कॉस्ट को रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है, तो हम जो फॉरेन प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ भी compete कर सकते हैं, तो वहां से भी हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। देखने में छोटा है बट कॉस्ट अकाउंटिंग अपने आप में देखो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। एक छोटे से लेवल से ले जाके बड़े लेवल तक कॉस्ट अकाउंटिंग अगर अच्छे से किया जा रहा है किसी फॉर्म में, तो दैट कैन हेल्प अ लॉट टू द कंट्री। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सबसे पहले देखो ये कहते हैं कि जो हमारा सिस्टम है कॉस्ट अकाउंटिंग का, वो क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है, ये मानते हैं। अब कोई भी सिस्टम अगर आप इंस्टॉल करते हो तो वो थोड़ा सा महंगा तो पड़ेगा ही, ऑब्वियसली कॉस्ट जा रही है, आपको उसका पूरा पर्सनल्स रखने पड़ेंगे, तो ये सब होता है, तो कॉस्ट थोड़ी बहुत महंगी पड़ जाती है, लेकिन उसका फ़ायदा भी हमें उतना ही मिलता है। इट डज़ नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट रिजल्ट, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट हो नहीं सकते, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकते। क्यों क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, प्री डिटरमाइंड होते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, कब के लिए, फ्यूचर के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ये कोई पोस्टमार्टम तो है नहीं कि पिछला जो था सब कुछ था हमारे पास, हमने सिर्फ उसको प्रेजेंट करके दे दिया, तो उसमें गलती की क्या गुंजाइश रही? भाई देखो फ्यूचर अनसर्टेन है, और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, तो जब फ्यूचर ही अनसर्टेन है तो जो हम प्लान करें तो वो 100% एक्यूरेट तो होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो इसमें एक्यूरेसी में कमी आएगी ही। फिर कॉस्टिंग में नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन द यूनिवर्सिटी। देखो हर किसी के लिए, जैसे हमारे पास कॉस्टिंग है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग किसी और के लिए यूज होता है, या जॉब कॉस्टिंग किसी और के लिए यूज होता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक यूनिवर्सल चीज़ है और वही हम सारी इंडस्ट्री में अप्लाई कर दें, तो ये थोड़ी सी इसकी डिसएडवांटेज हो सकती है, बट दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री की नीड के अकॉर्डिंग हम कॉस्टिंग को डिफरेंट डिफरेंट वे में एसरटेन कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एग्जैक्ट साइंस, ये हम बात कर चुके हैं कि एग्जैक्ट साइंस नहीं है, बट बहुत सारी क्वालिटीज इसमें साइंस की हैं, तो दे आर ऑल्सो वर्किंग बाय जजमेंट।
डिसीजन मेकिंग जो होती है वो लोग ही करते हैं, उसके एम्प्लॉयज़ ही करते हैं, तो मे बी सम टाइम इट हैपन्स कि जो हमारे जजमेंट होते हैं वो थोड़े से बायस हो सकते हैं। अगर अब हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की, अब हम इस स्थिति में कि हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। देखो नेचर में जो नेचर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। सब कुछ दिया होगा, उनके बेसिस पे हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है उनको भी देखना है और हिस्टोरिकल कॉस्ट को भी देखना है, यानी कि हमें दोनों को देखना है। यूजेस, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है बाहर के लोग भी यूज़ कर सकते हैं इसको, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो इंफॉर्मेशन होगी, जो आउटपुट होगा वो कौन करता है, मैनेजमेंट यूज़ करता है। बाहर कॉस्ट किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती, मैनेजमेंट को अपनी पॉलिसी बनाने के लिए कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। देन कम सिस्टम, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज डबल एंट्री सिस्टम होता है इसमें, लेकिन ये डबल एंट्रिंग जो सिस्टम है वो यूज़ नहीं करती है हमारी फॉर कलेक्टिंग द कॉस्ट डेटा। स्कोप, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का स्कोप किस में, इट इज ऑल आइटम ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर वेदर रिलेटेड टू कॉस्ट सेंटर और नॉट, ये कॉस्ट से रिलेटेड है या नहीं है सभी को इंक्लूड करता है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग में खाली जो कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं वही यूज़ की जाती हैं। रिपोर्ट, फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग के रिजल्ट होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट की फॉर्म में होते हैं, जबकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग के रिजल्ट होते हैं वो कॉस्ट शीट या कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट या प्रोसेस अकाउंट के रूप में आते हैं हमारे सामने, इनको इसी फॉर्म में बनाया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है दैट कंसंट्रेट ऑन कॉस्ट सेंटर्स नोट ऑन पीरियड। मीन्स ये कॉस्ट सेंटर है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब हम कॉस्ट पढ़ेंगे ना तो कॉस्ट सेंटर्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, तो इसमें पीरियड पर डिपेंड नहीं करता है। हम इसको बैच में भी कर सकते हैं, जैसे हम अगर बैच कॉस्टिंग करते हैं तो बैच में भी कर सकते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कर सकते हैं, तो कोई ऐसा ईयर का या टाइम पीरियड का इसमें इश्यू नहीं होता है। स्टॉक वैल्यूएशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट, रिलाइजेबल कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, जबकि कॉस्ट में कॉस्ट अकाउंट आर वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली। क्लियर, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हुआ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का। नाउ द मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स हैं हमारा यूनिट कॉस्टिंग, इनको देखो ये हमने यहाँ लिखे हैं लेकिन इनको हम डिटेल में एज ए पूरी पूरी यूनिट या चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, तो इनको यहाँ हम बहुत ज़्यादा नहीं करते। यूनिट कॉस्टिंग का मतलब होता है कि ये जैसे हमारा ब्रिक फील्ड है, तो ब्रिक फील्ड में क्या करते हैं, हम बहुत सारी ब्रिक्स बनाते हैं और जब टोटल कॉस्ट आती है उसको, जितना भी हमारा आउटपुट है यूनिट्स हमने बनाई है उनके बेसिस पे उसको डिवाइड कर देते हैं और एक एक यूनिट की निकाल लेते हैं। फिर जॉब या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसमें जब हम एक पर्टिकुलर काम को कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं, जैसे गवर्नमेंट को एक फ्लाईओवर बनाना है उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, या हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट निकाली जाती है। फिर आती है प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग है कोई भी प्रोडक्ट है वो एक ही बार में पूरा बन के नहीं निकल रहा है, उसके लिए 3 या 4 प्रोसेस की ज़रूरत है, तो हम पहले फर्स्ट प्रोसेस की कॉस्टिंग निकालते हैं, फिर सेकंड प्रोसेस की निकालते हैं, फिर थर्ड प्रोसेस की निकालते हैं, तो इस वे में हम हर प्रोसेस की कॉस्ट निकालते हैं। ऐसे हमारा बैच कॉस्टिंग या लोड कॉस्टिंग हुआ, देखा होगा आपने कि बैच नंबर लिखा होता है, एक पूरे बैच की कितनी कॉस्ट पड़ी, कभी कभी होता है कि हमारे एक बैच में कम कॉस्ट पड़ी है दूसरे बैच में ज़्यादा पड़ जाती है, कुछ इश्यूज हो जाते हैं कि हर बैच की कॉस्ट सेम नहीं आ पा रही है, तो उसके बेसिस पे हम भी कॉस्ट करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हम सर्विसेज की कॉस्टिंग करते हैं। मल्टीपल कॉस्टिंग में कई सारे चीज़ों को यूज़ करते हैं। फिर डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग भी ऐसा ही होगा, मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कॉस्टिंग लेते हैं। तो ये जो सारे मेथड्स हैं हमारे कॉस्टिंग के, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ हम बहुत ज़्यादा इनको नहीं देखेंगे। फिर आती है हमारी टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कौन सी है, जो हमें इंफॉर्मेशन या कॉस्ट एक्चुअली हो चुकी हैं उनके बेसिस पे हम कॉस्टिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑलरेडी हो चुकी हैं, कॉस्ट इनकर हो चुकी हैं और उन कॉस्ट को देखते हुए हम बताते हैं कि हमारा कितना कॉस्ट आई है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है हमारी, स्टैंडर्ड सेट करते हैं हम और उसके बेसिस पे देखते हैं कि स्टैंडर्ड हमने इतना सेट किया था लेकिन एक्चुअल हमारा इतना हुआ, तो जो वेरिएंस था वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग आता है। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है, हम ये देखते हैं कि कितना चेंज हुआ है हमारी कॉस्ट में फॉर द एडिशन प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट।
अगर हम एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है उसमें उसमें कितना चेंज हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ये सारी कॉस्टिंग टेक्निक है जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर कुछ स्टेटमेंट है हमारे, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, इन पे हमारे क्वेश्चन पूरा बन जाता है कि एक स्टेटमेंट दे देते हैं और बस आपसे पूछ देते हैं डिस्कस करो इसको या एक्सप्लेन करो। तो जैसे सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ फोरसाइट वर्सेस पोस्टमार्टम। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, अब हमने वीडियो के बीच में भी पढ़ा था सिस्टम ऑफ फोरसाइट है, हम क्या करते हैं आगे देखते हैं कि आगे हमें कॉस्ट को कितना रिड्यूस करना है। मीन्स प्री डिटरमाइंड होते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, फ्यूचर के लिए हम इसको करते हैं। अब पोस्टमार्टम क्या होता है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हुआ, सब कुछ हो गया, उसके बाद हम ये देख रहे हैं क्यों हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। हो गया ठीक है, अब यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग आगे देखती है, फ्यूचर में देखती है कि हमें फ्यूचर में किस तरह से अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। दूसरा स्टेटमेंट आता है हमारा की टू इकोनॉमी वर्सेस इंक्रीज इन कॉस्ट। क्या कॉस्ट अकाउंटिंग इकोनॉमी बढ़ती है कॉस्ट अकाउंटिंग से, या फिर हमारी कॉस्ट बढ़ती है? ऑब्वियसली फर्स्ट वाला हमारा कंसर्न है, ये हमारी जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे ज़्यादा इकोनॉमिक हो जाते हैं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के इंस्टॉलेशन में थोड़ी बहुत कॉस्ट आती है, उसको मेंटेन करने में कॉस्ट आती है, बट जितना वो कॉस्ट आती है उससे ज़्यादा हम इकोनॉमिकल हो जाते हैं। तो इट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ की टू इकोनॉमी। देन कम कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन एक्सपेंडिचर वर्सेज इन्वेस्टमेंट। क्या ये एक्सपेंडिचर है, खर्चा है बेफालतू का, इन्वेस्टमेंट नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जितना हम कॉस्ट अकाउंटिंग में इन्वेस्ट करते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये हमें रिटर्न देता है। क्लियर? क्योंकि कॉस्ट उतना ही रिड्यूस हो जाती है, हमारी कॉस्ट उतना ही मेंटेन हो जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी हमारी उतनी ही बढ़ जाती है। तो दिस वाज ऑल फॉर द कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, उसमें हम कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स लेंगे, कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो इसके आप नोट्स बना सकते हैं आराम से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे कॉस्ट अकाउंटिंग की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी इसी चैनल पे आएंगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।